हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे जेई मेन 22 और 23 के। तो पहला क्वेश्चन, फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर द फोर फोर्सेस आर अप्लाइड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, व्हाट एडिशनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड एट व्हाट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो दैट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो चार फोर्सेस तो लग रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शंस में। हमको पूछा है कि कितना एडिशनल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में उस एडिशनल फोर्स को लगा दें कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो हमको पता है एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, यानी इन अदर वर्ड्स हमको नेट फोर्स जीरो करना है। चार फोर्सेस तो लग ही रहे हैं, इसके अलावा एक और फोर्स लगाना है ताकि एफ नेट जीरो हो जाए और एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहले इनका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। ये दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको एक्स एक्सिस पर। कैसे हैं ये वेक्टर्स? एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? वो आएगा 1 न्यूटन। कहाँ? एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में ये आएगा 1 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर मतलब 1 न्यूटन। कहाँ पर? y की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये भी कितना होगा? 1 न्यूटन। ये मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखा है। अब ये दोनों मिले हमको रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट 1 न्यूटन और इन दोनों का रिजल्टेंट 1 न्यूटन। अब इनको हमको इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, वेक्टोरिकली ऐड करना है। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बहुत यूजफुल है। वो ये कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हों, थीटा पर इंक्लाइंड हो, तो उनका रिजल्टेंट होता है हमेशा याद रखें 2p cos थीटा बाय 2। जैसे इस सिचुएशन में दोनों का मैग्नीट्यूड है 1, यानी रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट आएगा 2। और कॉस एंगल कितना है इनके बीच? 90। 90 बाई 2 यानी कॉस 45। कॉस 45 इज 2 अपॉन रूट 2। इसका मतलब रूट 2 इनका रिजल्टेंट है। और इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड होता है। इसका मतलब ये एंगल होगा 45। तो इन चारों फोर्सेस का फाइनली हमको मिला है ये रिजल्टेंट। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट है ये, यहाँ मिला है हमको। तो एडिशनल फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? एडिशनल फोर्स यदि इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, कितना? वो भी रूट 2 का, क्योंकि रिजल्टेंट हमको मिला है इन चारों फोर्सेस का रूट 2। 45 पर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी 45 होगा, यानी रूट 2 यदि हम लगा देंगे 45 डिग्री के एंगल पर एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? रूट 2 न्यूटन 45 डिग्री, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, if the distance traveled by him is 60 meter, then the magnitude of displacement would be। तो ये सर्कुलर मोशन का नहीं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो हमको बताया हुआ है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और जब वो ए से बी तक जाता है तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 60 मीटर। मतलब हमको दे रखी है आर्क ए बी की लेंथ कितनी है? वो 60 मीटर, ये आर्क लेंथ। और एंगल कितना है? ये एंगल है 135 डिग्री। पर आपको पता होगा कि एंगल जब हम रेडियन में मेजर करते हैं, एंगल इन रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। हमेशा इसी तरह अपने आप से बात करनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? एंगल इन रेडियन। तो 135 डिग्री ये कितना रेडियन होगा? तो 45 डिग्री पाई बाय 4 होता है, ये उसका 3 गुना है, यानी ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो ये है एंगल इन रेडियन 3 पाई बाय 4। और आर्क लेंथ कितनी है? 60। तो हमको इस तरह रेडियस तो मिल गई, इस सर्कल की रेडियस हमको मिल जाएगी। आर बराबर होगा 60 इंटू 4/3, पाए भी है। तो ये 20 बार कटकर 80/पाए मीटर, ये आ गई इस सर्कल की रेडियस, मान लो आर। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको डिस्प्लेसमेंट। तो ये है उसकी इनिशियल पोजीशन,
ये है उसकी फाइनल पोजीशन, ये भी आर ही है, पर ये वेक्टर अलग है, डायरेक्शन अलग है, क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करें आपस में, ए से बी एरो मार्क करें, तो ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? ए बी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड, वो कैसे मिलेगा? जब हम ओ बी के मैग्नीट्यूड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ओ ए का मैग्नीट्यूड, तब हमको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं आपको पता होगा। ओ बी को तो ऐसे ही रहने देंगे, ओ ए की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, तो एंगल यहाँ पर कितना फॉर्म हो जाएगा 45। और फिर ये दो वेक्टर्स यहाँ पैरेललोग्राम इस तरह कंप्लीट करेंगे, तो ये जो होगा इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है यही होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड मतलब 2r स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन के समय इनका एंगल 45। अदरवाइज आप क्या करते, यदि 135 लेते ना तो यहाँ माइनस साइन आता, -2r² कॉस 135 जो -0.7 दे रखा है, यहाँ आपको 0.7 ही यूज करना है। रेडियस भी हमको मालूम ही है अब, तो इसको आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये 2r² प्लस 2r² इंटू 0.7 रख देते हैं यहाँ प्लस साइन के साथ। ये 2r² इनमें से कॉमन आएगा, और 2r² कॉमन आने पर r तो आ गया बाहर, अंदर कितना बचेगा स्क्वायर रूट के, तो यहाँ पर 2r² बाहर किया था मैंने तो 2 बचा, और यहाँ आएगा 1 प्लस 0.7 यानी 1.7। और रेडियस हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी आई थी 80/पाई इंटू रूट 3.4। अब इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलने वाला है 47 मीटर। कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको इसको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, फॉर फोर फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट पी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स यदि जीरो है, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, देन द पॉइंट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्या बोल रहे हैं, फोर फोर्सेस आर एक्टिंग at a point P in equilibrium as shown in figure. The ratio of force F1 to F2 is 1/x, F1 upon F2, F1 upon F2 ये दे रखा है 1/x, और x ही हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, करना क्या पड़ेगा हमको, तो हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा इनको। मान लेते हैं कि ये है x डायरेक्शन, ये है y, ये एंगल तो है ही 45, इसका कंपोनेंट इधर कितना मिलेगा 1 cos 45 यानी 1/√2, और इसी का कंपोनेंट इधर कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1 sin 45, वो भी 1/√2 होगा। तो इसको हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। इसी तरह इसके कंपोनेंट्स निकालें तो इधर कितना मिलेगा इसका कंपोनेंट, ये 2 न्यूटन है, 2 cos 45 यानी 2/√2 दैट इज √2, और इसी का कंपोनेंट इधर कितना मिलेगा, तो ये भी √2 ही होगा, ये भी √2 होगा, क्योंकि एंगल फिर से 45 है। अब क्या करें, अब क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो अलग अलग डायरेक्शंस में भी नेट फोर्सेस जीरो होंगे। इधर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इनके ऊपर सर्कल बना देता हूँ। एक फोर्स इधर है 1/√2 और इधर है √2, और ये है F1, तो इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। इसका मतलब F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 2 - 1 यानी 1/√2। ये वैल्यू आ गई किसकी, F1 की। इसी तरह F2, F2 कहाँ है, ये है, तो इसका ये जो फोर्स है F2 इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, यानी F2 इज √2 प्लस 1/√2। ये कितना हुआ 2 + 1 3/√2,
और हमको f1 अपॉन f2 बतलाया गया है। f1 इज 1 अपॉन रूट 2 एंड f2 इज रूट 2 अपॉन 3 is equal to 1 upon x, रूट 2 कैंसिल, x comes out to be 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। तो आसान है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इजीली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ a is 2i plus 3j minus k meter and b is I plus 2j plus 2k meter, the magnitude of component of vector a along the vector b will be। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो पहले आराम से डायग्राम बना लेना चाहिए। जैसे ये है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, और हमसे क्या बोला है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए का रिजॉल्व पार्ट, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, और यहाँ से यदि नॉर्मल ड्रॉप करें तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, या फिर कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट किसका, ए का, किसकी डायरेक्शन में, बी की, यानी हमको ए कॉस थीटा फाइंड करना है। पहले तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं ए डॉट बी, ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा वुड बी ए डॉट बी ओवर बी। अब डॉट प्रोडक्ट लेना आपको आता होगा, डॉट प्रोडक्ट जब हम फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स का, तो आई के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं जे वालों का और के वालों का साइन के साथ। तो इधर कोएफिशिएंट है 1, इधर है 2, मतलब आएगा 2, और फिर ये 2 और ये 3, मतलब कितना होगा 6, और फिर ये 2 और ये -1 यानी -2। और b का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, b का मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट्स की स्क्वेयरिंग, उनका एडिशन और फिर उसका रूट, यानी 1 + 4 + 4, 4 + 4 + 1 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ऊपर क्या होगा, ये 2 कैंसिल आउट, 6 अपॉन 3, दिस गिव्स 2। यानी ये है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो आंसर हो गया इसका 2। A charged particle is moving in a uniform magnetic field 2i plus 3j Tesla. It has an acceleration of alpha I minus 4j meter per second square. Then the value of alpha will be। तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, हालांकि सवाल है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का। तो आपने वहां पढ़ा हुआ है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, और ये फोर्स कितना होता है वेक्टर फॉर्म में, ये होता है q इंटू वी क्रॉस बी। v इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। और यदि f v और b का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये फोर्स को होना चाहिए परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, f इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा हुआ है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। और वेक्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बस ये यहाँ लगा देना है आपको। दो बातें हमको दी हुई हैं, एक्सेलरेशन कितना है ये, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो बी डॉट ए भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, पर क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है। तो बस इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो इनको अरेंज कर देते हैं। 2i plus 3j, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, अल्फा आई, मतलब कुछ सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला सवाल है। अल्फा आई माइनस 4j, बस ये प्रॉपर्टी यदि आपको याद आ गई तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। कौन कौन, एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हुआ 2 अल्फा, और ये हुआ 12 इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करना है आई और जे वालों के। अल्फा कितना आ गया 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ, ये एक वेक्टर दिया हुआ है 2i plus 4j minus 2k on I plus 2j plus alpha k is 0, then the value of alpha will be। अब प्रोजेक्शन 0 है, प्रोजेक्शन 0 होने का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लॉजिक से, कि यदि किसी वेक्टर का, मान लो कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और इसका इस पर प्रोजेक्शन 0 है, तो प्रोजेक्शन 0 इसलिए है
कि यदि ये B है तो A को इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी फिर इसका कोई प्रोजेक्शन B की डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। आप कोशिश भी करोगे तो वो कितना होगा, A cos 90, और cos 90 होता है 0, तो इसका कोई प्रोजेक्शन इधर नहीं होगा और इसका कोई प्रोजेक्शन इधर नहीं होगा। इसका मतलब ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 0 ही होगा। और डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो 2 इंटू 1 यानी 2, फिर ये 4 और 2 यानी 8, माइनस 2 टाइम्स अल्फा इक्वल्स टू 0, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 10, तो अल्फा इक्वल्स टू 5। तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 5i plus 3j minus 7k about the origin is tau. If the force acts on a particle whose position vector is 2i plus 2j plus k, then the value of tau will be. आपने पढ़ा है टॉर्क वेक्टर ये होता है r क्रॉस f, यानी हमको चाहिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट r का और f का। कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे इसको। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से इस तरह का एक डिटर्मिनेंट बनाकर और फिर ही सॉल्व करना चाहिए। पहली रो में लिख देना चाहिए आई, जे और के, और फिर ये देखना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले कौन आता है। पहले आता है आर, तो आर वेक्टर जो दिया हुआ है हमको, ये इसके कोएफिशिएंट्स को इस सेकंड रो में लिखना चाहिए, 2, 2 एंड 1। ये गलती होती है बच्चों से। फिर ये फोर्स 5, 3 और -7, और फिर अब इसको सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। पहले आई कैप, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -14, फिर माइनस साइन, और इसका इसमें मतलब -3, कितना होगा ये -17, और -17 यहाँ मिल गया आपको, यानी ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा जे, और जे ये कॉलम ये रो छोड़ा, तो इसको पहले लेना चाहिए। 1 इंटू 5 इज 5, माइनस प्लस हो जाएगा ये 14, 19, ये भी सही है। और फिर के लेंगे तो इसको छोड़ा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -10 यानी वो होगा -4k। तो हमको ये भी टर्म्स मिल रही हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पर इसी तरह आराम से करना चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में 23 में आए हुए वेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।